डाउनलोड कीजिए एकेडमी ऐप को, जहां पर आप एग्जाम से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हो। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ड्रीम्स बट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स। मतलब आपकी जो ड्रीम्स है उसके लिए आपको जो भी कॉम्प्रोमाइज करना है आप करो, जो भी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करना है आप करो, लेकिन आपके ड्रीम्स पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मतलब आपके जो ड्रीम्स थे कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, ये एग्जाम क्लियर करनी है, लेकिन कुछ कारणोंवश आप आपके ड्रीम्स को ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ये आपने कभी नहीं करना चाहिए। आपके ड्रीम्स के लिए अगर आपको बड़ी से बड़ी चीज भी कॉम्प्रोमाइज करनी हो, अगर जितनी क्लोज आपके लिए वो चीज क्यों ना हो, अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज करनी हो तो वो आपने करनी चाहिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स आपको पहचान दिलाएंगे, आपके ड्रीम्स आपका नाम इतिहास में रच देंगे। और आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो भी कॉस्ट आपको यहां पर अदा करनी हो वो आपने करनी चाहिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स के सामने जो भी चीजें हो वो मैटर नहीं करती, क्योंकि आपके ड्रीम्स प्राइसलेस हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई एसटीआई एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है, जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 20 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपके लिए आ रही है, तो ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। आप सभी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो एक्सरसाइज है ये कोई मेरे लिए नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये आप ही के लिए है, आप ही को फ़ायदा पहुंचेगा। एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ही को उसका जवाब आएगा, आप ही का सिलेक्शन होगा। इसीलिए इसमें कंजूसी मत कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फिलअप करने की कोशिश कीजिए। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो ये है, ये जो रेमडेसिविर है ये बेसिकली कौन सा ड्रग है, इससे क्या होने वाला है, कोरोना वायरस की क्या इससे ट्रीटमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी तरीके से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा, यहाँ पर पूल्ड टेस्टिंग जो है इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, कौन से एरिया में पूल्ड टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाने वाला है, ये हम इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में जो कटौती की है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। अब देखिए, 18 अप्रैल का जो वीडियो है, मतलब जो सैटरडे का वीडियो है, उसमें मैंने आपको जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसी के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म रेपो रेट है, उसी के साथ साथ काफ़ी कुछ चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी, है ना। तो अगर आपको ये जो RBI का मूव रहा है, RBI ने जो यहाँ पर चेंजेस किए हैं, इसके इफ़ेक्ट्स और पूरा डिटेल में सब कुछ जानना है, तो आप 18 अप्रैल का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए।
वही अगर हम यहाँ पर एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं तो सारे आर्टिकल्स कोविड-19 के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल भी अगर आप देखोगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जो मतलब डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर ज़्यादा अगर होती चाइना की तो किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने में आसानी जाती, ये इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया है। तो ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है एग्रीकल्चर मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो एग्रीकल्चर जो यहाँ पर हो रहा है हमारे देश में, तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन सा सिनारियो देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल बोलिए, ये वाला आर्टिकल बोलिए, ये वाला आर्टिकल बोलिए, ये वाला सभी आर्टिकल जो है वो कोविड-19 के बारे में ही बात कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोविड-19 है उसके खिलाफ कौन से ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या ये ड्रग इफेक्टिव हो सकता है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो कोविड-19 है उसका इलाज हमें मिल जाएगा और जितने भी पेशेंट कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं क्या वो अच्छे हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब हम कोरोना वायरस के केसेस देखते हैं पूरे दुनिया में तो कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। अगर हम डेथ देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा केसेस हमें यूएसए में देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद स्पेन मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें हमें बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। यूएसए में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे केसेस यहाँ पर हो चुके हैं और जब लॉकडाउन की बात की गई तो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं लॉकडाउन के अगेंस्ट में। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो भी इसका अपोज कर रहे हैं क्योंकि 3 जो स्टेट्स है जहाँ पर लॉकडाउन की बात की जा रही है या फिर लॉकडाउन लगाने का जिक्र किया जा रहा है, वो सब जो अपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा, उनके जो गवर्नर है उनके द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी लॉकडाउन का अपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो केसेस है वो भी 17,500 के आसपास चले गए हैं। जो डेथ है वो भी यहाँ पर 550 के ऊपर चली गई है और रिकवर्ड पेशेंट हमें 3,000 के आसपास जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केसेस है बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और यहाँ पर जो 20 तारीख से मतलब आज से जो थोड़ा लिबरलाइज किया जाने वाला था लॉकडाउन के मामले में, तो सभी स्टेट्स में ऐसा देखने को नहीं मिला है। अगर आप दिल्ली देखोगे तो वहाँ पर लॉकडाउन में किसी भी तरीके का लिबरलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट जहां पर हॉटस्पॉट हमें देखने को मिल रहे हैं वहां पर कोई भी लिबरलाइजेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहां पर हम ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग कौन सा है, तो ये है रेमडेसिविर। ये जो ड्रग है ये स्पॉटलाइट में आ चुका है और ये समझा जा रहा है जो कोरोना वायरस है मतलब जो कोविड-19 डिजीज़ है इसके लिए एक पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। अब बेसिकली ये ड्रग कौन सा है, किस तरीके से काम करता है, क्योंकि अब तक तो हम यही देख रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसी ड्रग के बारे में हम सुन रहे थे और जो इंडिया है वो इसे मैन्युफैक्चर करता है, इसीलिए जो बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो इसकी मांग कर रही थी। तो यहाँ पर ये नया ड्रग कौन सा आता है, इसमें कौन सी खासियत हमें देखने को मिलती है और इससे किस तरीके का इलाज यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इस ड्रग के बारे में जानते हैं तो ये जो ड्रग है ये एक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है जो कि मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है बाय यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी 2014 से। और किस लिए इसे इस्तेमाल किया गया, किस लिए इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया, जिससे कि जो इबोला केसेस है उससे यहाँ पर ट्रीट किया जा सके। देखिए, इबोला वायरस के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये भी एक वायरस है जो कि सीवियर ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर और कभी कभार जो डेथ है वो भी कॉज करता है। और ये जो इबोला वायरस है ये भी एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में ट्रांसफर होता है, जो बॉडीली फ्लूइड होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, ये सब के थ्रू इबोला वायरस जो है ये भी स्प्रेड होता है। तो ये जो ड्रग है ये इबोला केसेस को क्योर करने के लिए, उन्हें ट्रीट करने के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया था। उसी के साथ साथ जो मर्स के पेशेंट्स थे, जो सार्स के पेशेंट थे, जो कि सेम यहाँ पर कोरोना वायरस के जैसा ही देखने को मिलता है, उसके भी पेशेंट जो है यहाँ पर क्योर करने की कोशिश की गई थी। अब देखिए, अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो उसमें हमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह है डबल स्ट्रैंड आरएनए, जहाँ पर 2 हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर मॉडिफाइड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो देखने को मिल रहा है।
अब ये जो है कितने स्प्रेड हो सकते हैं, ये अगर हम देखते हैं तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देखिए, क्या ये स्प्रेड हो सकता है? तो बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल स्प्रेड हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप कोरोना वायरस देखोगे तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जेनेटिक मटेरियल में, तो इसीलिए ये स्प्रेड जो है काफी तेजी से हो सकता है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है RDRP, ये इस वायरस को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। मतलब हमारे शरीर में अगर एक वायरस जा रहा है तो वो अलग अलग रेप्लिकेट जो है वो होना शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर एक स्मॉल स्टडी की गई है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 10 अप्रैल को, जिसमें USA, कनाडा, यूरोप, जापान इसके जो पेशेंट्स है ऐसे 61 पेशेंट्स पर इस ड्रग का इस्तेमाल किया गया और उसमें से 53 पेशेंट जो है उन्हें यहाँ पर स्टडी किया गया। अब ये जो पेशेंट्स थे ये क्रिटिकली इल थे, मतलब इन्हें वेंटिलेशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। अब यहाँ पर स्टडी जो है उसने ये फाउंड किया कि यहाँ पर क्लिनिकल इंप्रूवमेंट जो है 68% ऑफ द केसेस में देखने को मिला है, और जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होना शुरू हुई है। मतलब 47% ऑफ द पेशेंट जो है वो यहाँ पर डिस्चार्ज किए गए हैं ट्रीटमेंट के बाद। मोर देन 50% पेशेंट जो है, मतलब 17 आउट ऑफ 30 इन्हें अब मेडिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मतलब क्या है, मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम ये ड्रग यहाँ पर देते हैं तो इससे इम्प्रूवमेंट जो है ये पाया गया है। लेकिन फिर भी अब तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि क्या ये जो पेशेंट यहाँ पर रिकवर हुए हैं क्या ये इस ड्रग की वजह से हुए हैं या फिर नेचुरली हुए हैं, तो ये अभी तक साबित जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन जिन भी पेशेंट्स पर यहाँ पर ट्रीटमेंट की गई है, ये जो ड्रग है ये दिया गया है, तो ये जो पेशेंट्स है ये यहाँ पर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है और कुछ ही पेशेंट्स की यहाँ पर डेथ जो है वो देखने को मिली है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने कहा है कि ये जो ड्रग है इसका इस्तेमाल हम कंसिडर कर सकते हैं अगर लोकल मैन्युफैक्चरर जो है अगर उसे प्रोक्योर करने में कामयाब होते हैं या फिर अगर प्रोक्योर करने के लिए वो हामी भरते हैं। करंटली इंडिया में अगर देखा जाए तो ये ड्रग अवेलेबल नहीं है। इंडिया में कौन सी ड्रग हमें देखने को मिल रही है, तो जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये ड्रग जो है यही यहाँ पर देखी जा रही है और ये यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। और ये भी बोला गया है कि इस ड्रग का यहाँ पर बहुत अच्छा एक साटा है, बहुत अच्छे हमारे पास जो नंबर्स है वो देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर खुद की कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों जो है उन्हें यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको ये जो ड्रग है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये जो ड्रग है ये हमें कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्पफुल रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूल टेस्टिंग है वो किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ पर पूल टेस्टिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो बहुत कुछ है समझने के लिए, आइए देखते हैं। अब देखिए सरकार का क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि आप यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, सफिशिएंट जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, जो रिसोर्सेस है वो आपके पास लिमिटेड है। और इसी के चलते यहाँ पर सरकार ने बोला कि आतामाजी सटकली, अब हम यहाँ पर पूल टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। अब पूल टेस्टिंग कहाँ पर किया जाएगा? पूल टेस्टिंग ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा जहां पर हमें एक भी कोरोना वायरस का केस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब एक भी कोरोना वायरस का केस जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि एक तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। अब वो जो तालाब है वो साफ़ है। अब अगर पूरा तालाब साफ़ है इसका मतलब क्या है, उसमें जितनी भी मछलियाँ हैं वो सब साफ़ है, वो सब अच्छी है। अब एक कोई तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन ये जो तालाब है ये गंदा है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसी मछलियाँ हैं जो यहाँ पर गंदी है। और यही यहाँ पर पूल टेस्टिंग का मतलब है। पूल टेस्टिंग में यहाँ पर एक एक मछली नहीं बल्कि पूरे तालाब को ही देखा जाएगा, पूरे तालाब को परखा जाएगा कि तालाब जो है वो गंदा है या नहीं है। अगर गंदा नहीं है इसका मतलब है कि एक एक मछली को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तालाब गंदा है उसके बाद एक एक मछली को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। यही मतलब है पूल टेस्टिंग का। और अच्छी तरीके से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये एक मेथड है टेस्टिंग की जहाँ पर सेवरल सैंपल्स एक साथ लिए जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक इंसान है, उस इंसान का कोरोना वायरस अगर टेस्ट करना है तो मतलब क्या होगा, स्नैप टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पर जो आरएनए लिया गया है उसे यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा डीएनए में, मैग्नीफाई किया जाएगा। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में देखी हुई है किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है।
अब यहाँ पर एक एक इंसान का किया जा रहा है, लेकिन पूल टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि जितने भी लोग हैं उन सब का यहाँ पर किया जाएगा। मतलब एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक भी केस देखने को नहीं मिल रहा है, बराबर है। अब ऐसे सिनारियों में क्या होगा कि सभी लोगों का यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो किया जाएगा, सभी लोगों का सैंपल लिया जाएगा, सभी लोगों का सैंपल एक साथ एक ही इसमें टेस्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अलग अलग इंसान का नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर पूरा कम्युनिटी का ले रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी के सैंपल्स एक साथ कलेक्ट किए गए हैं और इस कम्युनिटी का जो सैंपल है वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। अगर वो नेगेटिव आता है इसका मतलब है कि पूरा तालाब साफ है और सभी मछलियां सब अच्छी है। मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग जो है वो सेफ है, उन्हें कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन अगर ये सैंपल पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई मछली है जो तालाब को गंदा कर रही है, कोई ना कोई मछली है जो उस तालाब में जो ये है वो फैला रही है। मतलब कोई ना कोई कम्युनिटी में ऐसा इंसान है जिसे कोरोना वायरस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव होता है तो फिर इंडिविजुअली यहाँ पर टेस्टिंग जो है उस कम्युनिटी की जाएगी, उस सैंपल में जितने भी लोग हैं उनकी की जाएगी और फिर देखा जाएगा इंडिविजुअली कि किसे यहां पर कोरोना वायरस है और उस कम्युनिटी को कंप्लीटली आइसोलेशन में रखा जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आप एक एक इंसान को, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं है, अगर हम एक एक इंसान को वहां पर टेस्ट कर रहे हैं तो मतलब ही नहीं है ना। टाइम भी चला जाएगा, एनर्जी भी चली जाएगी। इससे अच्छा अगर हम सबका सैंपल ले रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब जितने भी लोग उस कम्युनिटी के हैं सभी सेफ है, उन्हें कोरोना वायरस नहीं है। और फिर अगर यहाँ पर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है किसी ना किसी को कोरोना वायरस है, सीधे उन्हें क्वारंटीन पे डाल दो, सभी को क्वारंटीन पे डाल दो, पूरी कम्युनिटी को क्वारंटीन पे डाल दो और फिर उसके बाद एक एक सैंपल जो है वो लो और फिर देखो इंडिविजुअली किसके पास किसे कोरोना वायरस जो है वो है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूल टेस्टिंग जो है वो की जाएगी और पूल टेस्टिंग से ये हमें साबित हो जाएगा कि एक्चुअल में जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कोई भी केस नहीं है ऐसा क्लेम कर रहे हैं क्या एक्चुअल में वैसा है। क्योंकि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिविजुअली करने जाएंगे तो उतने रिसोर्सेज भी नहीं है और उतनी कैपेसिटी भी हमारी रहेगी। तो ये हमें पूल टेस्टिंग जो है देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हॉटस्पॉट अगर आप देखोगे, हॉटस्पॉट यहाँ पर कई ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट है। अब ये तो पुराना डाटा है लेकिन एक अंदाज़ा आपको आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। गुजरात में बहुत है, केरला में है, महाराष्ट्र में, मुंबई पुणे से अब ज़्यादा यहाँ पर फैल भी चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्टिकुलरली मुंबई सबर्बन, पुणे, उसी के नागपुर, ये सारे हम यवतमाल, ये सारी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी हमें जो रेड जोन है उसमें देखने को मिल रहे हैं। हॉटस्पॉट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र 500 से ज़्यादा केसेस जो एक दिन में देखने को मिल रहे हैं तो इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि कितने ज़्यादा केसेस इंडिविजुअली सिर्फ महाराष्ट्र जो है उससे हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो रेड स्पॉट है वो कंप्लीटली यहाँ पर लॉकडाउन में है, बाकी जगहों पर थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू की गई है। तो इस तरीके से हमें जो पूल टेस्टिंग है वो देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर यूएस में हमें पूल टेस्टिंग जो है वो देखने को मिली थी, वो यूज़ की गई थी कुछ एरियाज़ में जिससे कि पॉपुलेशन लेवल पर इन्फेक्शन रेट जो है उसे यहाँ पर देखा जा सके। इसे स्क्रीनिंग टूल भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर पूल टेस्टिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, किस तरीके से काम करता है वो समझ में आ गया होगा और इंडिया में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अपने रेपो रेट यहाँ पर कट किए हैं। अब हमने जो 18 अप्रैल का वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए पूरा नहीं जाऊंगा। सिर्फ यहाँ पर हम जो गैप है रेपो और रिवर्स रेपो में ये यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरीके से वाइडन हो रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे 6.25 अगर रेपो रेट है तो 6% जो है वो रिवर्स रेपो रेट रखा गया था। 5.75 मतलब कितना गैप रखा गया था? 0.25 का इतना गैप हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पर आप देखिए 6.25 है, 6 रखा गया है, 6.5 है, 6.25 मतलब यहाँ पर क्या है गैप जो है 0.25 का ही रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये गैप जो है ये वाइडन होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखिए 4.4 यहाँ पर 4 रखा गया, यहाँ पर 4.4 यहाँ पर 3.75 रखा गया। अब रिवर्स रेपो रेट की वजह से फायदा क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है कि अगर बैंक को आरबीआई में पैसे जमा रखने हैं तो जिस रेट पर यहाँ पर बैंक आरबीआई में पैसे जमा रखेगी तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जितना ये कम करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर जो बैंक्स है वो डिमोटिवेट होगी आरबीआई में पैसा जमा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर डिपॉजिट रेट हमें अभी एट प्रेजेंट 3.5% मिल रहा है,
अगर वो 1% देना शुरू कर दे तो हम क्या बैंक में डिपॉजिट करने के लिए ये होंगे, मतलब इनकरेज होंगे? नहीं होंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, जो बैंक है वो भी क्या करेगी, यहाँ पर आरबीआई में जमा नहीं करेगी और वो ज़्यादा लोन में पैसा घुमाने की कोशिश करेगी, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा दूसरी जगहों पर पैसा जो है वो भेजने की कोशिश करेगी। तो ये एक फ़ायदा होगा। अगर बैंक दूसरी जगह लोन में प्रोवाइड करती है तो बट ऑब्वियसली लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज होगी, जिससे कि कंजम्पशन इंक्रीज होगा और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। क्योंकि रिसेशन का जो खतरा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बाकी कंट्रीज में जहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है वहाँ इंडिया में अब तक नेगेटिव में नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द से जल्द नेगेटिव में भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो गैप है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में कंटिन्यूसली ज़्यादा होती जा रही है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर एग्रीकल्चरल मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि अभी यहाँ पर हार्वेस्टिंग जो है वो देखने को मिलेगी, हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा फोरकास्ट यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा किया गया। मतलब 100% जो बरसात है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से होने वाली है और डिले नहीं होने वाला है, टाइम पर ही बरसात जो है वो होने वाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा हो सकता है। अब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होना ये ज़रूरी क्यों है? लास्ट टाइम जो प्रोडक्शन है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से जो सप्लाई है उसमें यहाँ पर डिसरप्शन आ गया। अब जब सप्लाई में डिसरप्शन आता है तो हमने देखा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और अगर सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है और प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हमने देखा था जो ओनियन के प्राइजेस है उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी। तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जब बरसात सब अच्छी होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से फार्मर्स को नुकसान ना हो, ये भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर देखना चाहिए। अब देखिए एग्रीकल्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो स्टैंड पॉइंट से। पहला है इन्फ्लेशन कंट्रोल, दूसरा है जो फार्मर है, रूरल लेबरर्स है, वो यहाँ पर कंज्यूम करने की उनकी प्रोपेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। मतलब कि अगर यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा परफॉर्म करता है तो बट ऑब्वियस है कि सप्लाई जो है वो उसमें डिसरप्शन नहीं होगा, कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है उसकी बहुत बड़ा कारण जो है वो फूड इन्फ्लेशन रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन अगर नहीं होता है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म करता है तो जो फार्मर्स वो यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अगर रूरल इकोनॉमी में कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इंडियन इकोनॉमी अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो दोनों की यहाँ पर ज़रूरत है, मतलब स्टेबल इन्फ्लेशन की भी ज़रूरत है और जो स्पेंडिंग है उसमें बूस्ट की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए कोरोना वायरस जो है उसने बहुत बुरी तरीके का प्रकोप यहाँ पर डाला हुआ है और क्राउडिंग ना हो इसके लिए यहाँ पर जो फार्मर्स है उनके लिए कूपन्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। 20 लाख कूपन जो है यहाँ पर इशू किए जाने वाले हैं फार्मर्स को, जिससे कि अपने जो क्रॉप्स है वो डायरेक्टली मंडीज में ला सकते हैं और वहाँ पर वो बेच सकते हैं। अब यहाँ पर कूपन्स रहेंगे तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो फार्मर है उन्हें भी आसानी जाएगी, लेकिन इसमें भी काफ़ी खामियां जो है देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो फार्मर्स है उन्हें कूपन्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं और फार्मर जो है अपनी व्हीट क्रॉप को यहाँ पर हाउसेस में ही स्टोर करके रख रहे हैं। अब कब तक स्टोर करके रखेंगे? कोल्ड स्टोरेज हमारे पास है नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो धान्य है ये खराब हो जाएगा और फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब कि कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा क्योंकि सप्लाई यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसी के साथ साथ जो कंजम्पशन है वो नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इंडियन एक्सप्रेस जो है इसमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें की जाती है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्रोक्योरमेंट है उसे हम यहाँ पर मंडीज तक ही लिमिट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मंडीज तक लिमिट क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर जो परचेसिंग सेंटर है, राइस और दाल मिल्स तक क्यों नहीं ओपन कर पा रहे हैं? या फिर जो विलेज स्कूल्स है उसमें ओपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पंचायत ऑफिसेस है उसमें ओपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वहाँ पर ओपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ मंडीज तक ही क्यों रख रहे हैं कि फार्मर जो उसे अगर बेचना है तो मंडीज में ही बेच पाएगा? क्यों? दूसरी जगह पर अगर हम ओपन करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, फार्मर्स को मार्केट बहुत बड़ा मिलेगा और उसी के साथ साथ जो क्राउडिंग है वो भी नहीं होगी। क्योंकि अगर मंडीज में हम करते हैं तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर हम सेंटर्स बढ़ा देते हैं तो बट ऑब्वियस है ओवर क्राउडिंग जो है वो नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक ही, मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक ही यहाँ पर पोलिंग बूथ रखा जाता है इलेक्शन के लिए कि आपको वोट करने के लिए सिर्फ एक ही बूथ है, तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर ओवर क्राउडिंग होगी या नहीं होगी? लेकिन अगर हम जो बूथ है वो यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर ओवर क्राउडिंग होगी क्या? नहीं होगी, लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये फायदा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
इसीलिए यहाँ पर फार्मर जो है उन्हें यहाँ पर ओवर क्राउडिंग से भी अगर बचाना है तो हमें यहाँ पर अलग अलग जगह जो है वो यहाँ पर शुरू करनी पड़ेगी। फार्मर्स यहाँ पर अपने ग्रेन जो है वो सेल करने वाले हैं, वो सून यहाँ पर जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके इनपुट के लिए यहाँ पर लाइन लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट जो है उन्हें जल्द से जल्द फ्री करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फार्मर जो है वो कहीं पर भी और कैसे भी यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेच सके। साइमल्टेनियसली यहाँ पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है स्टॉकिंग पर, डोमेस्टिक मूवमेंट पर, एक्सपोर्ट पर, ये भी हटा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा हुआ है कि जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उतना ही नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जितना कम रहेगा उतना बेटर रहेगा हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये भी अगर हम हटा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर वायरस और वन पार्टी स्टेट के बारे में बात की जा रही है। शॉर्ट में हम देखेंगे क्योंकि बहुत कुछ नहीं है इसमें देखने के लिए। यहाँ पर चाइना जो है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, मतलब डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलती है। ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं निकलती है। अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली यहाँ पर जो डेथ रेट है उस पर भी उन्होंने 50% की बढ़ोतरी की है। मतलब यहाँ पर जो नंबर्स है वो भी रियल नंबर्स बाहर नहीं बताते हैं, और इसी के चलते यहाँ पर वायरस जो है दूसरी कंट्रीज तक स्प्रेड हो गया। अगर ये यहाँ पर रियल नंबर्स बताते, रियल जो आपदा आई है उसके बारे में अगर इंटीमेट कर देते तो फिर यहाँ पर बहुत आसानी जाती दूसरी कंट्रीज को भी इससे लड़ने में। लेकिन चाइना जो है उसने यहाँ पर शांत रहा, उसने कुछ बताया नहीं, और दूसरी कंट्रीज तक ये वायरस जो है आसानी से स्प्रेड होता गया, और इसीलिए यहाँ पर आज इतना बड़ा पेंडेमिक हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसका भी लॉस हो रहा है और जो ह्यूमन कैपिटल है उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर डेमोक्रेसी होती है तो यहाँ पर जो फ्री फ्लो है इन्फॉर्मेशन का वो आसानी से होता है। इंडिया अगर आप देखोगे तो फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है वहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। यूएसए आप देखिए वहाँ पर डेमोक्रेसी है, कितने ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। वही अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती तो केसेस आज हमें इतने ज़्यादा नहीं, 1 लाख के आसपास जो केसेस है वही वहाँ पर इंटीमेट करते, इतने ज़्यादा केसेस अभी हुए हैं उसके मुकाबले। अब यहाँ पर अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं तो उसमें यहाँ पर आज से कुछ चीज़ें जो है लिफ्ट की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें आई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है इंक्लूडिंग आयुष वो यहाँ पर फंक्शनल रहेगी। जो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर फुल्ली फंक्शनल रहेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फिशिंग है वो यहाँ पर पूरी की पूरी फंक्शनल रहेगी। जो प्लांटेशन एक्टिविटीज़ है, टी, कॉफ़ी, उसी के रबर प्लांटेशन, ये भी यहाँ पर फंक्शनल रहेंगे 50% वर्कर्स के साथ। एनिमल हस्बेंडरी अगर हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर फंक्शनल रहेंगे। जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है वो भी यहाँ पर फंक्शनल रहेंगे। सोशल सेक्टर्स है वो भी यहाँ पर फंक्शनल रहेंगे। मनरेगा वर्कर जो है उन्हें अलाउ किया जाएगा स्ट्रिक्ट यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो रूरल एरिया जो है वो ओपन रहेगा, लेकिन कोई क्लैरिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जो 65 ईयर्स ओल्ड है वो हायर इस पर यहाँ पर रहने वाले हैं, तो उन्हें यहाँ पर इंक्लूड करना है नहीं करना है, तो अभी क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। पब्लिक यूटिलिटीज़ जो है वो भी यहाँ पर फंक्शनल रहेंगे। उसी के साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग जो है गुड्स की वो भी यहाँ पर अलाउड रहेगी, स्टेट को मूवमेंट जो है वो अलाउड रहेगी। ऑनलाइन टीचिंग जो है, डिस्टेंस लर्निंग जो उसे यहाँ पर इंकरेज किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग जो उसे इंकरेज किया जाए, ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। उसी के साथ साथ सप्लाई है एसेंशियल गुड्स का वो भी यहाँ पर अलाउ किया जाए। कमर्शियल और प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी यहाँ पर ऑपरेट किया जाए। इंडस्ट्रियल जो स्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट प्राइवेट हो, वो भी यहाँ पर ऑपरेट की जाए। उसी के साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो भी यहाँ पर अलाउ किया जाए। उसी के साथ साथ जो प्राइवेट व्हीकल्स है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसेस है स्टेट में वो भी यहाँ पर ओपन किए जाए। लेकिन ये सब कुछ कहाँ पर, जहाँ पर हॉटस्पॉट नहीं है। जो एरियाज हॉटस्पॉट में है वहाँ पर सारी चीज़ें बंद रहेगी, और इंडिविजुअली स्टेट जो है वो भी यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि दिल्ली ने कहा है कि सब कुछ बंद रहेगा, दिल्ली में कुछ भी शुरू होने वाला नहीं है। मुंबई में सब कुछ बंद है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए कुछ एरियाज में कुछ चीज़ें जो है वो शुरू की गई है। अगर हम इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं तो कोविड-19 इफेक्ट यहाँ पर प्रीमियम जो है हेल्थ इंश्योरेंस पर वो यहाँ पर राइज हो सकता है 25% से। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनको यहाँ पर नुकसान होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, वो प्रीमियम जो है वो 25% से यहाँ पर इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसी के साथ चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर इंडिया में प्लान कर रहे हैं, और एफडीआई नॉर्म जो है यहाँ पर टाइट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए दो तरीके के हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब 10% से कम अगर कहीं पर स्टेक्स खरीद लिए जाते हैं तो उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और ये कुछ साल के लिए ही होती है, मतलब परमानेंट तौर पर नहीं होती या फिर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एफडीआई अगर आप देखोगे तो ये अगर 10% से ज़्यादा खरीद लिए जाते हैं तो ऐसे सिनारियों में हम बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, और उसी के साथ साथ ये ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है।
अब अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम में जो HDFC है उसमें यहाँ पर चाइना ने 1% के स्टेक जो है वो खरीदे थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार जो है उन्हें लग रहा है कि अभी जो स्टॉक मार्केट इतना नीचे चल रहा है, ऐसे सिनारियों में जो बाहर की कंट्रीज है वो अगर ज़्यादा यहाँ पर दबदबा अपना बना लेती है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्या किया गया यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो रूल्स है वो यहाँ पर स्ट्रांग कर दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, मतलब उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो भी मतलब यहाँ पर जो भी बॉर्डर करती है वो कंट्रीज से अगर कोई भी यहाँ पर करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूट है उसके थ्रू करेगा। क्योंकि दो रूट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट मतलब अप्रूवल रूट, यहाँ पर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, और एक होता है डायरेक्ट रूट मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट का अप्रूवल है नहीं लेना पड़ता है। और कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, तो ये जो सेक्टर्स है जो क्रूशियल होते हैं उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया सरकार के द्वारा कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहती है, स्पेसिफिकली चाइना के ही सिलसिले में किया गया है, तो उन्हें यहाँ पर जो परमिशन है, गवर्नमेंट अप्रूवल जो है उसके थ्रू लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो बड़े मैप में एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर भारत में ही जूम करना पड़ेगा इस साइड जहाँ पर हमें वो स्टेट, वो राज्य जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये वो राज्य है जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, जो कि है झारखंड। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है झारखंड। झारखंड ईस्टर्न इंडिया में हमें स्टेट देखने को मिलता है, उसके जो वाटरफॉल्स है उसके लिए काफ़ी वेल नोन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मतलब नेशनल पार्क से रिलेटेड हो, सेंचुरी से रिलेटेड हो, फ्लोरा फौना से रिलेटेड हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश की होगी कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।